मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत इस्तेमाल होता था। यह नाम 16वीं सदी में पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के नियंत्रण के बाद लोकप्रिय हुआ और बाद में अंग्रेजों ने भी इसे अपना लिया। 300 से अधिक सालों तक यह शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यह एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह और औपनिवेशिक केंद्र के रूप में काम करता था। माना जाता है कि बॉम्बे नाम पुर्तगाली वाक्यांश बॉम बहिया से आया है, जिसका मतलब है अच्छी खाड़ी। यह शहर के प्राकृतिक बंदरगाह को बताता है। समय के साथ बॉम बहिया बदलकर बॉम्बे हो गया। जब 17वीं सदी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से शहर का नियंत्रण लिया तो उन्होंने यह नाम बनाए रखा। बॉम्बे का नाम मुंबई कब रखा गया? महाराष्ट्र सरकार ने 1995 में आधिकारिक तौर पर बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया। मुंबई नाम मुंबा देवी से लिया गया है। वे यहाँ के मूल कोली मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा पूजी जाने वाली एक स्थानीय हिंदू देवी हैं। इस नाम में मराठी शब्द आई भी जुड़ा है, जिसका अर्थ मां होता है। यह बदलाव शहर की स्थानीय विरासत और स्थानीय भाषा को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए किया गया था। तथ्य: बॉम्बे नाम पुर्तगाली बसने वालों से आया था, जिन्होंने इसके बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह के कारण शहर को बॉम बहिया या अच्छी खाड़ी कहा। यह शहर 1661 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। यह कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा के दहेज के हिस्से के रूप में मिला, जब उन्होंने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से शादी की। बॉम्बे हमेशा एक ही भूभाग नहीं था। यह 7 द्वीपों से बना था, जिन्हें धीरे धीरे भूमि सुधार के जरिए मिलाया गया। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 1995 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया। आधुनिक नाम मुंबई यहाँ के मूल कोली मछुआरों की देवी मुंबा देवी के सम्मान में रखा गया है। बहुत कम महत्वपूर्ण शहर समुद्र से जन्म लेते हैं, और भी कम, यदि कोई हैं, तो मिशनरियों, व्यापारियों और प्रवासियों के महानगरीय समूह द्वारा निर्मित होते हैं, जैसा कि बॉम्बे था। अपने आप में एक अनूठी, बॉम्बे अपने अस्तित्व के अधिकांश समय में 7 शांत द्वीपों का एक समूह थी, जिसका कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं था और जो मुख्य भूमि के विकास से असंबद्ध थी। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वैश्विक और स्थानीय ताकतों के मेल ने शहर के भाग्य को काफी हद तक बदल दिया, इतना कि 20वीं सदी के अंत तक बॉम्बे भारत का पहला शहर बन गया। यह निबंध इस असाधारण परिवर्तन को फिर से जीवंत करता है और 1850 से 1950 की शताब्दी के दौरान हुए प्रमुख विकासों पर ध्यान केंद्रित करता है। पूरे पश्चिमी तट पर एकमात्र सुरक्षित बंदरगाह होने के नाते यह बॉम्बे की समुद्री क्षमता का भार था, जिसने उसके ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र को निर्देशित किया। हालांकि उपमहाद्वीप के इतिहास के अधिकांश समय के लिए यह क्षमता अप्रयुक्त रही। बॉम्बे के पास पश्चिमी तट पर व्यापारिक जहाज आमतौर पर बेसिन वसई तक आते थे, जहां से वसई की खाड़ी भिवंडी, कल्याण और ठाणे के प्राचीन व्यापारिक केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करती थी। परिणामस्वरूप बॉम्बे के दक्षिण में स्थित द्वीपों की अनदेखी की गई। यह तब भी सच था जब द्वीप 1534 से पुर्तगालियों के कब्जे में थे। वे मुख्य रूप से धर्मांतरण से संबंधित थे और उनका मुख्यालय पश्चिमी तट पर माहिम में था, जो खुले समुद्र की ओर देखता था, न कि द्वीपों के पूर्वी तट के साथ बंदरगाह पर। चूंकि चार्ल्स द्वितीय को इस विवाह या दहेज से कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई दिया, इसलिए उसने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई के द्वीपों को 10 पाउंड प्रति वर्ष की मामूली राशि पर किराए पर दे दिया। पुर्तगालियों के विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही इन द्वीपों को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ थी। इसने बंदरगाह के चारों ओर एक किला बनवाया ताकि इसे लूटपाट करने वाली मराठा सेनाओं से सुरक्षित रखा जा सके।
और कुशल कारीगरों और व्यापारिक समुदायों को प्रोत्साहन के साथ आमंत्रित किया। सहयोग और समझौते के बीच संतुलन बनाते हुए कंपनी ने इन समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता, उत्पीड़न से मुक्ति, करमुक्त भूमि और भूमि स्वामित्व के अधिकार की गारंटी दी, और ये सब एक कार्यात्मक विकास के बदले में। व्यापारिक नगर इस प्रकार कई पारसी, बनिया, बोहरा और हिंदू ब्राह्मण, जिनमें से कुछ पहले से ही सूरत में व्यापार कर रहे थे, बंबई के तटों की ओर रवाना हुए। उनमें से एक थे कुशल जहाज निर्माता लोजी नुसरवानजी वाडिया, जिन्होंने बंबई के बंदरगाह के किनारे स्थित मिट्टी के बेसिनों के स्थान पर कंपनी के लिए जहाज और गोदी बनवाईं। संक्षेप में, एक शताब्दी के भीतर ये द्वीप एक व्यापारिक केंद्र में बदल गए। व्यापारिक जहाज नियमित रूप से नए बने बंदरगाहों पर रुकते थे और कपास और अफीम को चीनी चाय के बदले चीन के मुख्य क्षेत्रों में पहुंचाते थे, जिसे बाद में यूरोप और अमेरिका भेजा जाता था। 18वीं सदी के अंत तक बंबई ने अपनी प्रांतीय आकांक्षाओं की एक गाथा लिख दी थी और एक नया जीवंत शहर, जो भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने वाला था, निर्माण की प्रक्रिया में था। 1850 के दशक की शुरुआत में दो प्रमुख विकासों ने बंबई के औद्योगिक प्रभाव को शेष उपमहाद्वीप के मुकाबले सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई: सूती मिलें और रेलवे। शहर की पहली सूती मिल, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, 1854 में स्थापित की गई थी। और कई शुरुआती मिलों ने चीन को सूती धागे का लाभकारी निर्यात किया। 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, अब सेंट्रल रेलवे लाइन का उद्घाटन, जिसके बाद बॉम्बे को पूना, अहमदाबाद और दक्कन के भीतरी इलाकों से जोड़ने वाली अन्य रेलवे लाइनें शुरू हुईं, शहर की मिलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। पश्चिमी तट के साथ साथ चलने और खेतों से मिलों तक कच्चे कपास की आपूर्ति में तेजी लाने के कारण रेलवे ने बॉम्बे को गुजरात, खानदेश और बरार के कपास के खेतों तक पहुंचने के लिए पहाड़ी दर्रों को पार करने वाले मालवाहक जानवरों की बाधाओं से मुक्ति दिलाई। 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ने के साथ ही कपास उद्योग में बॉम्बे की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ गई। बैंक, निजी भूमि सुधार कंपनियां और शिपिंग फर्म माली हालांकि गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण इनमें से कई विफल हो गए, फिर भी आधुनिक भारतीय कपड़ा उद्योग ने बंबई में अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली थीं। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से इस उत्साह को और बल मिला। लाल सागर के रास्ते भूमध्य सागर को हिंद महासागर से सीधे जोड़कर यूरोप और पूर्व के बीच की दूरी रिकॉर्ड समय में तय की जा सकती थी, 5 महीने के बजाय 2 महीने। 11 पश्चिमी तट पर सूरत से बहुत आगे निकल जाने के बाद 19वीं सदी के मध्य तक कलकत्ता भी पीछे छूट गया, क्योंकि बंबई उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बनकर उभरा। 12 इस प्रकार कपास बंबई का सफेद सोना बन गया, जो इसके भाग्य का सूत्रधार था तथा जिसने इसके व्यापारिक से विनिर्माण केंद्र में परिवर्तन का पूर्वाभास कराया। अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद के वित्तीय उन्माद में पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला विद्यालयों और अस्पतालों जैसे शहरी सुधारों पर बहुत सारा धन रचनात्मक रूप से खर्च किया गया। 13 शहर के कई स्थापित व्यापारियों ने उन संस्थानों को वित्त पोषित किया जो भारतीय आवश्यकताओं के प्रति ग्रहणशील और संवेदनशील थे और भारतीय हितों की संभावनाओं को बढ़ावा देते थे। 14 बंबई में व्यापारी राजकुमारों और अफीम व कपास के राजाओं का अपना वर्ग था, जिनमें जमशेदजी जीजी भॉय, कावसजी जहांगीर रेड्डी और प्रेमचंद रॉयचंद शामिल थे। हालांकि उपनिवेशवाद के दौरान उनके व्यावसायिक हित फल फूल रहे थे, फिर भी वे परोपकार के कार्यों के माध्यम से सार्वजनिक परियोजनाओं में भागीदारी करने में अग्रणी थे। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय, इसके दीक्षांत समारोह हॉल और पुस्तकालय, राजाबाई क्लॉक टावर, जमशेदजी जीजी भॉय स्कूल ऑफ आर्ट, जमशेदजी जीजी भॉय अस्पताल आदि जैसे शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की कल्पना की और उनका निर्माण किया।
उद्यमियों और मिल मालिकों के पेटिट परिवार ने 1856 में निर्मित जेएन पेटिट पुस्तकालय को वित्तपोषित किया।